हाँ जी, तो एक बार फिर आप सभी ऊर्जावान मल्टी टैलेंटेड युवा शक्ति का वेलकम करते हैं। और आज हम लोग चैप्टर इस ब्लॉक में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें एनसीईआरटी में देखेंगे पहला क्या है, हाइलाइट्स जो हम पढ़ चुके हैं। कहाँ? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम लोग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन पढ़ रहे थे, उसमें ही हम लोग हाइलाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। और सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड का सॉल्ट में पहला सॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट। और आप जानते हैं ऑक्सो एसिड्स क्या है, तो आप जानते हैं, हमने अल्कली मेटल्स के ऑक्सो एसिड में बताया था क्या है कि ऑक्सो एसिड्स क्या है, जिसमें एसिडिक प्रोटॉन यानी दैट एसिड इन विच एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम। कहने के जिसका पहला एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है आपका ऑक्सो एसिड्स है। और उससे साल्ट बनाना है। जैसे कार्बोनिक एसिड है, देखिए ये कार्बोनिक एसिड में देखिए ये क्या है, ये एसिडिक प्रोटॉन यानी OH, ये प्रोटॉन H कहाँ पर OH ग्रुप पर प्रेजेंट है, और इसी पर ये ऑक्सो ग्रुप है। देखिए यानी एसिडिक प्रोटॉन H प्लस प्रेजेंट इन OH ग्रुप, और जिस OH ग्रुप जिस कार्बन से जिस एटम से जुड़ा हुआ उसी से ऑक्सो ग्रुप भी है। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स। और इससे आप क्या करना है भैया, हाँ, इस जगह से Na बैठा देते थे तो अल्कली मेटल का सॉल्ट बन जाता था। यहाँ आप देखिए 2 H प्लस हटा देते हैं, यहाँ आप Ca2 प्लस Mg2 प्लस जो भी Ba2 प्लस जो भी बनाइए, आपका क्या बन जाएगा, ये CaCO3 बन जाएगा। देख रहे हैं, ये 2 माइनस हो जाएगा, ये 2 प्लस हो गया, तो ये CaCO3। ठीक है, वैसे ही H2SO4 से आप इसको हटा करके यहाँ Ca बैठाए तो CaSO4 सल्फेट, नाइट्रिक एसिड से आप हटा करके H को हटा करके वहाँ यदि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जोड़ देंगे तो वहाँ नाइट्रेट तो चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे नाइट्रो, दिस इज द सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो दैट्स वाई हमारा पहला कार्बोनेट अभी पढ़ना है, पहला सॉल्ट जो पढ़ना ऑक्सो एसिड का वो क्या है, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट को आप कैसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वे बाय विच यू ऑब्टेन कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज दैट इज whenever the CO2 गैस, जब हम CO2 गैस को whenever the CO2 गैस is passed through the aqueous solution of hydroxides of alkaline earth metal, ठीक है, then carbonate easily get precipitated। जैसे हम कह रहे हैं कि ये हाइड्रोक्साइड है, किसका हाइड्रोक्साइड है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड है। इससे आपको CO2 गैस को पास करा देना है, देन पास करा दीजिएगा भैया, आपका काम बन जाएगा। देखिए ये कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के रूप में, सॉलिड के रूप में आपको अचीव हो गया। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, सबसे एग्जाम्पल या ऐसे का सबसे अच्छा मेथड यही है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या करने में, जी हाँ, बनाने में। दूसरा तरीका है, वेन सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट को, सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट को आप डिजॉल्व कराइए इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट को डिजॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉल्ट में हम कैल्शियम क्लोराइड ले लिए इसके एक्वस से, ठीक, रिएक्ट करा देंगे तो यहाँ भी हमारा काम बन जाएगा। देखिए ये हमारा बन गया, देखिए ये हमारा ये सॉलिड फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो ये 2 तरीका है। पहला CO2 गैस को पास कराइए कहाँ से, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल। दूसरा क्या है, सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट को डिजॉल्व कराइए, कहाँ डिजॉल्व कराइए, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ सॉल्ट के बदले यहाँ हम हाइलाइट देख रहे हैं, क्लोराइड लिए या ब्रोमाइड लीजिए, आयोडाइड लीजिए, हम कैल्शियम के लिए मैग्नीशियम के लिए, जिसका भी लीजिए, उससे आप इसको रिएक्ट करें, देन कार्बोनेट आपको अचीव हो जाएगा। क्लियर सर? तो देन इसको मिटाएंगे, मिटा दें। तो देखिए ये जितना भी कार्बोनेट है ऑल आर आयनिक इन कंपाउंड्स होता है। तो प्रॉपर्टीज में आप यदि देखिए प्रॉपर्टीज, तो ये पहला क्या है सर, ये आयनिक कंपाउंड्स होता है, ऑल आर आयनिक कंपाउंड्स। और दूसरा डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग,
यदि इसको आप गर्म कर दीजिए, ठीक है, गर्म कर दीजिएगा तो ऑक्साइड्स और CO2, ठीक है सर, ये देखिए ये गैस, ये गर्म कर दीजिए, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड एंड जी हाँ CO2। अब इसमें जो ध्यान देना है ये है थर्मल स्टेबिलिटी। आप देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, यानी स्टेबिलिटी टुवार्ड्स हीट। यानी किसी सब्सटेंस को आप गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करते हैं तो बिना पिघले हुए वो डिकम्पोज कर जाए, तो डिकम्पोज करे, ठीक है, तो डिकम्पोज कर जाए। यदि वो हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज करेगा तो हम कहेंगे ये मोर थर्मल स्टेबल है। यदि वो लोअर टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज कर जाएगा तो हम कहेंगे उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी समझ गए। तो जब थर्मल स्टेबिलिटी आप देखते हैं तो आप यहाँ पाते हैं कि इसका ऑर्डर ऐसा है, क्या ऑर्डर है, बी ऐसा ऑर्डर है, देखिए ऐसा ऑर्डर, क्या देख रहे हैं आप, तो ये BeCO3 जो होता है, दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। यदि आप इसको चाहते हैं कि स्टेबल रहे तो आपको हमेशा क्या करना होगा, CO2 का एटमॉस्फेयर देना होगा। जैसे बड़े लोग क्या होता है, घर में AC, बाहर AC, ऑफिस में AC, AC के वातावरण में क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जहाँ AC से निकालिए, समझ रहे हैं, वैसे ही यहाँ यदि BeCO3 को आप चाहते हैं कि स्टेबल रहे तो आपको CO2 का एटमॉस्फेयर देना होगा, वरना जो CO2 आप हटाएंगे ये इजीली डिकम्पोज्ड हो जाएगा और टूट करके हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। कैसे टूट जाएगा, तो देखिए ये BeCO3 एटमॉस्फेयर से ये H2O ले लेगा, कब, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या है कि अनस्टेबल होता है, इट ऑलवेज केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। हमेशा आपको क्या है, CO2 के एटमॉस्फेयर में रहना होगा। जो आप यदि अब्सेंस कीजिएगा, ठीक है, यानी CO2 का वातावरण से हटाइएगा, ये बेचारा क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये अब्सेंस ऑफ CO2 के अब्सेंस में ये BeH2O, देखिए ये क्या हो गया, ये एटमॉस्फेयर से क्या लिया, एयर लिया, H2O लिया, और देखिए ये आयनाइज हो गया, टूट गया, डिकम्पोज हो गया। तो आप चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहे, क्या, ये स्टेबल रहे, तो हमेशा आपको क्या करना होगा, प्रेजेंस ऑफ CO2, यानी CO2 के सप्लाई देते रहना होगा, तो ये स्टेबल रहेगा, वरना ये इजीली गेट डिकम्पोज। तो समझ गए, ये तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में आप देख लिए, ये सबसे कम लिस्ट स्टेबल होगा, ये सबसे मोर स्टेबल होगा। और ये लिस्ट स्टेबल का में क्या कहिएगा, ये तो इतना ज़्यादा कम स्टेबल होता है, इतना कम स्टेबल होता है कि इट गेट डिकम्पोज्ड इन अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। यानी हमेशा आप CO2 के एटमॉस्फेयर देंगे तभी ये स्टेबल रहेगा। जहाँ CO2 का एटमॉस्फेयर, CO2 का मात्रा घटेगा, इट गेट हाइड्रोलाइज, कैसे, B2+ साइन जो है वो एटमॉस्फेयर से H2O लेके डिकम्पोज एस हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो देखिए हम लोग आगे कम स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का क्या है एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा आप देख लीजिए। कहता है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइयर, देखिए हाइयर पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। हायर पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन का मतलब है स्मॉलर साइज केटाइन। मतलब क्या होगा, किसी भी केटाइन का पोलराइजिंग पावर, खींच लेने की क्षमता है ना, ज़्यादा कब होगा, उसका साइज जब छोटा होगा। तो जितना ही पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी उसका उतना ही कम होगा। देख लीजिए इन्वर्सली रिलेशन। वंस अगेन रिपीट इट। क्या हम कर रहे हैं
कि केटाइन का पोलराइजिंग पावर जितना ही ज़्यादा होगा, जैसे हम दो को हम आप देखिए BeCO3 से समझ लीजिए क्यों इतना कम स्टेबल है। देखिए ये ऐसे, देखिए ये देखिए ये, इसको ऐसे हम बना दिए रेजोनेंस फॉर्म, ये देखिए ऐसे, ये बी देखिए ऐसे, ये T+, ये हमारा क्या है BeCO3। आइए Ba का देखिए, ये Ba, देखिए ये अब आइए क्या है, Be2+ का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, Be2+ का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, यानी साइज इसका छोटा है, तो इसका उसके कार्बोनेट का स्टेबिलिटी सबसे कम है, इतना कम है कि अनस्टेबल है। तो ऐसा क्यों हुआ, सो देखिए ये जो स्मॉलर साइज वाला क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, एनायन को अट्रैक्ट करता है, और एनायन का अट्रैक्ट करने में झपट लेता है ऑक्सीजन के, देख रहा है इस नेगेटिव आयन को झपट करके, और ये जो है ये ऑक्सीजन को झपट करके क्या बना देता है, BeO बना देता है, और ये दोनों मिलके क्या बनाता है, CO2 बना लेता है। देख रहे हैं सर, तो ये इजीली तोड़ देता है, यहाँ से इजीली तोड़ करके ये क्या हो गया, BeCO3 किस में चेंज हो गया, BeO और CO2 में चेंज हो गया। ठीक, तो इजीली टूट जाता है, तो सबसे कम स्टेबल है। अब आ जाइए यहाँ, ये Ba2+ का ये साइज सबसे बड़ा है, साइज बड़ा है, स्मॉलर साइज के बदले ये साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा है तो थर्मल स्टेबिलिटी इसका सबसे कम होगा। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों है, ये Ba2+ आयन इसको प्यार से धीरे धीरे खींचेगा, आहा कहीं नजर न लग जाए इसको, देख रहे हैं इसको ओ को धीरे से ऐसे खींचेगा, धीरे से ये डिकम्पोज होगा, ठीक है, धीरे से CO2 निकलेगा, मतलब इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या यूँ कहिए ये डिकम्पोज बहुत इजीली नहीं होगा, यानी इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो क्लियर है। तो हेयर द स्टेबिलिटी को हमने किसके आधार पर एक्सप्लेन किया, बात समझ गए, नहीं समझ में आए तो इसको क्या कीजिएगा, रिवर्स और पोज करके आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, मिटा रहे हैं इसको, नेक्स्ट हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, मिटा दें। चलिए, सॉल्युबिलिटी जब आप देखेंगे तो जस्ट आपको उल्टा नजर आएगा, क्या नजर आएगा, थर्मल स्टेबिलिटी में आपने क्या देखा, एक लाइन लिख सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, डिक्रीज विथ इंक्रीज केटायोनिक साइज, ठीक है। अब देखिए सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी, तो इस सॉल्युबिलिटी में देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इन वाटर decreases with increase atomic number या cationic size of मेटल आयन। बात एक ही है, मेटल आयन का साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है, यानी देखिए ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, जी हाँ बताइए, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल ये, देन सबसे कम ये। चलिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप बुक में देखेंगे तो क्या पाएंगे, कहता है कि जो हम लोग देखिए BeCO3 से ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, तो सेम एक्सप्लेनेशन कार्बोनेट में भी होगा, नाइट्रेट में होगा कि द बिगर साइज ऑफ CO3+ आयन, ये एनायन का साइज इतना बड़ा है कि लैटिस एनर्जी रिमेन ऑलमोस्ट, लगभग है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी जो लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रहा था उसको लगभग इसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बहुत कम डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, लैटिस एनर्जी डिक्रीज नहीं कर रहा है, लैटिस एनर्जी लगभग कांस्टेंट है, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी
decreases more rapidly more rapidly due to increase cationic size तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रहा है, देख रही है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, लैटिस एनर्जी लगभग कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी मेरा डिक्रीज करेगा। काहे, क्योंकि आप जानते हैं सॉल्युबिलिटी का कैसा रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी का क्या है, लैटिस एनर्जी से क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है लैटिस एनर्जी से, ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी से मेरा क्या है, डायरेक्टली रिलेशन होता है हाइड्रेशन एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी या इंथैल्पी जो भी कहिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, लैटिस एनर्जी तो ये लगभग कांस्टेंट है, ये फैक्टर ही नहीं काम कर रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी भी इसका डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन ढूंढने से पहले या जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि भैया ये हम लोग कब तक ये थर्मामीटर लगा के घूमेंगे, एग्जामिनेशन में तो थर्मामीटर आता नहीं है, ये सब थ्योरी से काम ठीक है चल जाता है, तो ट्रिक आप जान लीजिए, ट्रिक से तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। ट्रिक ये कहता है सर कि आप केटायन और एनायन का साइज के आधार पर आप सॉल्युबिलिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक कहता है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, यानी जितना ही साइज ज़्यादा होगा, डिफरेंस केटायन एनायन का ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर? तो आप जानते ही हैं कि साइज केटायन में तो क्या होगा, केटायन में तो आप जानते हैं Be2+ से Mg2+, जो आप ऊपर से नीचे आते हैं तो मेरा क्या होगा, साइज क्या होता है, बढ़ता है। A2+, में रखें A2+, Ba2+, क्या होता है, ये साइज इंक्रीज करता है, यानी सबसे बड़ा साइज इसका, सबसे छोटा इसका। अब आइए एनायन में आपको ध्यान में रखना है कि दो तरह का एनायन है, स्मॉलर साइज वाला, स्मॉलर साइज और लार्जर साइज। आप F-, Cl-, Br-, I-, OH-, इस सबको आप देखिए स्मॉलर साइज वाला मान के डिस्कशन कीजिएगा, ठीक है। जबकि CO3 2-, SO4 2-, NO3-, ClO4-, ये सब लार्जर साइज वाला लेके आप डिस्कशन कीजिएगा। तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ अप्लाई कीजिए, ये देखिए इसमें, देखिए ये यहाँ सब में तो ये देखिए एनायन आपका फिक्स है, देख रहे हैं, एनायन तो आपका फिक्स है। अब देखिए सबसे छोटा साइज इसका है, तो डिफरेंस इसमें सबसे ज़्यादा होगा, मान लीजिए ये 50-50 आप समझाने के लिए, CO3 का 50-50 समझाने के लिए, ये सबसे छोटा है, मान लीजिए 20 है, ये कितना है, 30 है, ये 50 है ना, हाँ ये 30 है, ये आपका 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 45 है, ये 50 है। तो क्या देख रहे हैं, डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, इसमें होगा, है ना। ये 20-30 इमेजिनरी, बस यूं ही जो बच्चा को आप हाथ पर जोड़ करके नहीं समझाते हैं, ये लेट अस कंसीडर एक्स इज हाथी, वाई इज कुत्ता, ऐसे करके, बस वैसे ही एक्स हम ये बताए हैं कि सबसे यहाँ ये 20 हम क्या मतलब कि इसका साइज सबसे कम है, तो डिफरेंस यहाँ देखिए, डिफरेंस कितना 30 का होगा, यहाँ डिफरेंस कितना होगा 20 का होगा, या डिफरेंस 10 का होगा, या डिफरेंस 5 का होगा, यहाँ डिफरेंस 0 का। तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा, जितना ही डिफरेंस ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है, BeCO3 में है, तो दैट्स वाई इसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। यही फार्मूला आप
सल्फेट में भी लगाएंगे, यही आप ट्रिक आप नाइट्रेट में भी लगाएंगे, और ये जहाँ भी लगाएंगे आपका सॉल्युबिलिटी आसानी से निकल जाता है। तो ये ट्रिक है निकालने का। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, जो अभी जस्ट आपको हमने बताया है कि होता क्या है। दिस इज ओनली सिंपल वे टू बस सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इतना ही इस कार्बोनेट में। आगे हम लोग सल्फेट में कुछ और लेकर के आते हैं। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं।